हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम साथ मिलकर के डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर ग्रेविटेशन को। मतलब इस चैप्टर के हमने हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट्स को देखा, समझा, सीखा। अब बारी है उनको अप्लाई करने की। मतलब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। मतलब यहां पर हम कुछ ऐसे संख्यात्मक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जिससे कि जो कंसेप्ट हमने सीखा था उसको वापस से एक बार अप्लाई करके देख लें, ये समझ लें कि उसके एप्लीकेशंस कैसे हैं एंड उस पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मतलब सिंपल सा है भाई कि आप चाहे बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव्स के लिए तैयारी कर रहे हो, आप जेई एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो या फिर सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सेशन आप सभी के लिए होने वाली है बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो शुरू कर लेते हैं हम इस सेशन को, जहां पर डिस्कस करने वाले हम जी के मान में वेरिएशन की। मतलब जी के मान, स्मॉल जी जो गुरुत्वीय त्वरण है, उसके मान में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मूले को देखें, फिर इसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारे पास में जी के वेरिएशन के लिए दो मेजर फॉर्मूले हैं, जहां पर एक फॉर्मूले में हम डिस्कस ये करते हैं कि हमें पता है कि जी मुख्यतः स्मॉल जी, जिसको हम कह रहे हैं कि अभी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है ये gm/r² के बराबर होता है। अब यहां पर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मास ऑफ द प्लैनेट है, या फिर ऐसा कहें जिस द्रव्यमान के परितः कोई दूसरा द्रव्यमान घूर्णी गति कर रहा है, उस घूर्णी गति करने वाले द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जिसके परितः घूम रहे हैं उसकी बात हो रही है। मतलब पिंड के द्रव्यमान, जैसे अगर मैं यहां पर कंसीडर कर लूं कि ये जो है हमारी अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ, यहां पर एक सैटेलाइट चल रहा है या फिर मून कह लेता हूं, तो ये मास ऑफ मून हो गया। इन दोनों के बीच की जो भी हाइट, जो भी डिस्टेंसेस रही हो, ठीक है, रख लेते हैं। तो यहां पर जो जी का मान है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? मास ऑफ अर्थ पे। मास ऑफ मून से कोई लेन देन नहीं। तो ऐसे ही कंसीडर कर लूं मैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पृथ्वी से एक सर्टेन हाइट पर है, तो मैं इसको हटाता हूं, मैं अगेन एक फॉर्म करता हूं, मैं कहता हूं ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी, और हमारी पृथ्वी से एक सर्टेन हाइट पर है। इसको पूरा ही रंगीन कर दिया जाए, चलो पूरा ही कलर कर देता हूं मैं। चलिए, तो ये हमारी पृथ्वी हमने कंसीडर कर ली। अब हम कह रहे हैं कि भैया ये जो है हमारी पृथ्वी, ये ऐसी हल्की सी चपटी सी है ना। ये हमें पता है कि इधर साइड से कैसी है भैया, हल्की सी चपटी सी है। तो ऐसी हमने रख ली हमारी पृथ्वी को, ठीक है। अब इससे कुछ सर्टेन हाइट पे, एक एच हाइट पे कंसीडर कर लीजिए कि एक दूसरा द्रव्यमान है जो कि यहां पर है। अब इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग की अगर हम चर्चा करें, तो लाइन ज्वाइनिंग जो मिलने वाली है इन दोनों के बीच में, वो ये होगी कि यहां से यहां तक, ये जो है ये हमारी पृथ्वी के लिए दोनों तरफ से अगर एक्सिस ड्रॉ करें, मतलब रेडियस ड्रॉ करें, तो ये कहलाती है हमारी आर। आर क्या है भैया? त्रिज्या। और ये है हमारा एक मास, एक द्रव्यमान, जिसके ऊपर पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, जिसके कारण इसमें एक त्वरण उत्पन्न होगा। मतलब अगर ये नीचे गिरेगा तो जी त्वरण से ये नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ करेगा, जहां पर ये सतह से लेकर के यहां तक की जो हाइट है उसको हम कंसीडर करते हैं h, इसको हमने कह दिया h। और ये पूरी हाइट को कंसीडर करते हैं हम क्या? तो इसको कहता हूं मैं r, और ये r होता है r+h के बराबर। ये जो r है वो किसके बराबर? r+h। r मतलब ये पृथ्वी की त्रिज्या, बस इतनी सी डिस्टेंस, और h मतलब हाइट, सतह से जो मास की हाइट है उसकी बात। तो यहां पर एक पॉइंट समझ में आता है कि गुरुत्वीय त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। मतलब इसमें स्मॉल m नहीं है,
इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल m की कोई गणना नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, और ना ही इस स्मॉल m की त्रिज्या की कहीं बात हुई है, ना ही इसके हाइट की बात हो रही है। लेकिन मुझे एक बात तो समझ में आता है ना कि जब ये स्मॉल g की जो वैल्यू है ये gm/r² के अकॉर्डिंगली वेरिएटेड होती है, तो सीधी बात एक समझ में आती है कि g जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r² के। अर्थात अगर किसी वस्तु को हाइट पे लेकर के चले या गहराई में लेकर के आएंगे तो g के मान में परिवर्तन होगा। इस g के मान में परिवर्तन रेडियस के अकॉर्डिंगली हो रहा है ना, ये त्रिज्या के अकॉर्डिंगली, मतलब ये r दूरी है ना। तो पहला पॉइंट समझ में आता है ऊंचाई के साथ में परिवर्तन। पहली चीज क्या है भैया, ऊंचाई के साथ में परिवर्तन। तो ऊंचाई के साथ में परिवर्तन के लिए हमने पूरी डेरिवेशन की हुई है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट से जाकर के इसकी डेरिवेशन भी देख सकते हैं, जो कि होती है g इक्वल्स टू या g डैश मतलब h हाइट पे जो इसकी गुरुत्वीय त्वरण होगा, ऊंचाई पर ले जाएंगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, तो यहां पर g इंटू r/r प्लस h के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर है ना, r प्लस r/r प्लस h के होल स्क्वायर के बराबर होती है, मतलब ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये ऊंचाई के साथ। लेकिन अगर किसी ने कहा कि अगर 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 यदि इसी जगह पे एक पॉइंट समझते हैं, यदि h बहुत बहुत छोटा है r से, मैं क्या कहता हूं कि ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसके कंपैरिजन में हाइट बहुत कम हो। अब पृथ्वी की त्रिज्या 64,000 के आसपास है भाई, है ना, 64,000 किलोमीटर। अब पृथ्वी की त्रिज्या 64,000 किलोमीटर है और मैं कहता हूं कि मैंने पृथ्वी की सतह से 20 फीट ऊंचाई पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा। अब तो ऐसा समझो ना, पृथ्वी की सतह पे जो g का मान होगा, और आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हो तो वहां पर जो g का मान होगा, फर्स्ट फ्लोर की जो हाइट है सतह से, वो रेडियस के कंपैरिजन में कैसी कंसीडर की जाएगी, तो नेग्लिजिबल भाई, बहुत छोटी है। आपका एक फ्लोर धरातल से आपके पहले छत की जो ऊंचाई है वो मुश्किल से 13 फीट के आसपास होगी, और ये 64,000 किलोमीटर है r। तो ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि r बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये मुश्किल से 4 मीटर के आसपास कह लूं, तो 4 मीटर के आसपास आप हाइट उठ रहे हो, वहां का 64,000 किलोमीटर है, तो भैया h तो बहुत बहुत छोटा है। अगर ये बहुत बहुत छोटा है तो इसी g डैश का फॉर्म हो जाता है g। ठीक है, किसके फॉर्म में भाई, तो 1 माइनस 2h/r क्या हो जाता है, ये g डैश g 1 माइनस 2h/r। ये कब की कंडीशन है, जब h बहुत बहुत छोटा हो r से। ये h बहुत बहुत छोटा हो r से का तात्पर्य ये होता है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी धरातल से थोड़ी बहुत हाइट पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे लगने वाले जो g का मान होता है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए हम इस फॉर्म को यूज करते हैं। और जैसे ही हम बढ़ते हैं कहां पर भाई, तो हमने बात करना शुरू कर दी सैटेलाइट्स की। जैसे पृथ्वी के परितः बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है, नेचुरल सैटेलाइट, अकेला चंद्रमा है। तो अगर इन सभी पे गुरुत्वीय त्वरण की जब चर्चा करेंगे तो ये हाइट तो कंसिडरेबल है ना। ये हाइट में भाई एक वैल्यू है जो इसको आप बहुत छोटा नहीं कह सकते। तो ऐसे हाइट कंसिडरेशन के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होता है g r/r प्लस h का होल स्क्वायर। और नीचे वाला फॉर्म कब यूज करेंगे, जब हाइट बहुत बहुत कम हो रेडियस के कंपैरिजन में, तो नीचे वाला फॉर्म। ये तो बात हुई भाई कि जब ऊंचाई के साथ में बढ़ते हैं तब। अच्छा, ऊंचाई के साथ में बढ़ने से तात्पर्य यह है कि ये पूरा का पूरा ये जो द्रव्यमान आपको दिख रहा है पृथ्वी का, ये पूरा का पूरा द्रव्यमान इसमें पार्टिसिपेंट होता है। क्लियर है बात, पूरा का पूरा द्रव्यमान पार्टिसिपेंट है। लेकिन मैं कहता हूं गहराई के साथ, ऊंचाई के साथ तो हो गई बात, गहराई के साथ भी तो बात करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप गहराई के साथ बात करेंगे तो एक पॉइंट समझ में आता है कि मान लीजिए इतनी बड़ी पृथ्वी थी, मैंने इसके अंदर कुछ गहराई पे उतर गया, तो अब तो पृथ्वी इतनी सी बची। माना कि मैंने यहां कहीं पर किसी द्रव्यमान को रखा, ये देखिए यहां कहीं पे मैंने एक द्रव्यमान रखा, केंद्र की तरफ लगना है ये, तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा, जो g का मान होगा उसमें, तो ये सतह से अगर देखिए इस सतह से यहां तक के डिस्टेंस देखते थे तो r होता था। अभी तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, तो मैं कहता हूं कि ये वाली डिस्टेंस h है, तो ये वाली डिस्टेंस को आप लिख लेंगे r माइनस h, जिसको हम r से रिप्रेजेंट करेंगे।
मतलब टोटल रेडियस में से थोड़ी सी हाइट कम होगी ना, गड्ढा खोद दिया। तो अब जो द्रव्यमान मेरे लिए कंसिडरेबल होगा, वो जो डॉटेड लाइन बनी है ये वाली, सिर्फ इतने में आने वाला जो द्रव्यमान है वही कंसिडर होगा ना। ये बाकी बचा हुआ द्रव्यमान तो अब मेरे किसी काम का ही नहीं है। जब आप सतह से बाहर हैं तब की कहानी अलग है। जब आप देखिए, जब आप, ये रही हमारी पृथ्वी, ये रही हमारी पृथ्वी ओवल शेप, और हमने कहा कि इसके बियॉन्ड कहीं पर भी हैं आप यहां कहीं पर हैं, तो यहां पर तो ये पूरी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, ठीक है, पूरी पृथ्वी का जो ये द्रव्यमान है, मास ऑफ अर्थ, ये पूरी पृथ्वी का जो है वो पूरा का पूरा ही यहां से यहां तक में एप्लीकेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समस्या कहां पैदा हुई? तो समस्या पैदा हुई यहां पर, हमारी जो पृथ्वी है वो इस कदर है, और इसमें क्या हुआ भैया, ये पृथ्वी ऐसी थी, मैंने कुछ हाइट अंदर आकर के कंसिडर किया कि भैया गहराई के साथ में ना कुछ हाइट अंदर आ गया, तो कुछ हाइट जब अंदर आऊंगा तो ऐसे आ जाऊंगा, ये देखिए, ये क्या हो गया भाई? तो पृथ्वी में मैं कहता हूं कि ये इतनी सी हाइट, ये जो दिख रही है ये एच हाइट मैं अंदर आ चुका हूं, तो एच हाइट अंदर आ गया। तो ये जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहा है, मतलब जहां पे ब्लैंक ये जो दिख रहा है, ये वाला मास तो अब काम का नहीं रहा ना। मतलब अभी इसकी मास की बात करूं तो इसको m' कहता हूं। ये आपको दिख रहा होगा कि ये छोटा होगा किससे? मास ऑफ अर्थ से। ये मास ऑफ अर्थ, ये पूरी पृथ्वी थी, यहां पर पृथ्वी में से थोड़ी सी कमी हो गई, अंदर आ चुके हैं। तो भैया जब मैंने कहा था कि ये जो g है ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पर मास में तो कमी दिख ही रही है, आपको और क्या दिख गई भाई? तो आपको ये रेडियस में भी कमी दिखेगी। देखिए पहले आपकी पूरी रेडियस r ये थी, मैंने कह दिया भैया h हाइट इसमें से क्या कर दो आप? कम कर दो। तो ये बची हुई जो चीज है ये r माइनस एच ही बची ना, तो स्मॉल r की वैल्यू कितनी होगी? r माइनस एच। और यहां पे अगर करते तो ये r था, और ये वाली जो यहां से यहां तक की हाइट थी इसको कहते हैं h। तो ये पूरी जो रेडियस हो गई यहां पर r प्लस एच। तो ऊंचाई के साथ r प्लस एच चल रहे हैं, लेकिन जब गहराई के साथ में बात करते हैं तो गहराई के साथ दो चीजों में चेंज आता है। एक तो रेडियस हो गई r माइनस एच, और दूसरा यहां पर जो है वो है द्रव्यमान। वो द्रव्यमान में भी चेंज है भाई, द्रव्यमान जो हो जाएगा कम हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला मुझे देखने को मिलता है गहराई के साथ में कि g डैश इक्वल टू g 1 माइनस एच अपॉन आर। g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस एच अपॉन आर। तो ये रहे हमारे दो फॉर्मूले, किसके साथ? तो ऊंचाई और गहराई के साथ। अब चूंकि मुझे पता है कि पृथ्वी चपटी है, ये यहां पर दिख रही है कि पृथ्वी हमारी कैसी? ओवल शेप की, तो अक्षों पे और ध्रुवों पर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज में चेंजेस मिलेंगे। इसके लिए काम करते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं ना कि अगर मैंने हमारी पृथ्वी के लिए ऐसा ड्रॉ किया कि ये रही हमारी पृथ्वी, ठीक है, तो यहां पे ये हमने रख लिया भैया, ये हो गई एक, और एक यहां से बनाते हैं, है ना। किसी देश का झंडा भले दिख जाए भाई, है ना, तो किसी देश का झंडा नहीं है। चलो आते हम जरा समझते इसको। मैंने ऐसा कहा आपसे कि भाई ये रहे हमारे पोल्स, है ना, ध्रुव। ये हमारा जो है ये हमारा उत्तरी ध्रुव और नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव। अगर इन दोनों ध्रुवों की बात करें तो यहां पर जो रेडियस है वो कम है, ये जो रेडियस है ये कम है, और ये वाली जो रेडियस है ये ज्यादा है। तो रेडियस ऑन इक्वेटर जो है ज्यादा है, और रेडियस ऑन पोल जो है वो कैसा है? कम है। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये हमारे अक्ष हैं। अब होता यह है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे इस तरीके से तो है नहीं, है ना, थोड़ा सा टिल्ड है, और करती क्या भैया? तो परिभ्रमण करने के साथ साथ अपने अक्ष पे भी घूमती। तो घूमने के दौरान हम ऐसा कह रहे हैं कि जब इन दोनों के रेडियस में वेरिएशन है, तो जब कोई व्यक्ति किसी भी द्रव्यमान को लेकर के अक्ष से ध्रुव की तरह बढ़े, इधर बढ़े या फिर यहां से इधर आ जाए, यहां से इधर पहुंच जाए या फिर यहां से इधर चल कर क्या, तो रेडियस के मान में चेंज होगा, और रेडियस के मान में चेंज होने के कारण उसकी जो द्रव्यमान का जो भार होगा, जो वेट होगा, उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है,
इसी क्रम में मैं कहता हूं कि जब वो पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेशनल मोशन करिए, घूम रही है, तो उस दौरान जो जी डैश मिलेगा, मतलब जो जी में वेरिएशन मिलेगा, वो जो ओरिजिनली जी था उसमें से माइनस कर दीजिए किसको, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। यहां पर ये ओमेगा जो है ये पृथ्वी की घूर्णी गति के लिए है ना, पृथ्वी की घूर्णी गति है। आर जो है ये त्रिज्या है हमारी पृथ्वी की, और कॉस अल्फा का मतलब सिंपली ये है कि एंगल कितने का फॉर्म हो रहा है हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में, हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में एंगल कितने का फॉर्म होता है, इसी की बात करते हैं। जैसे सपोज अगर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं, यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो यहां जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। ये अगर मैं बात करता हूं पोल के लिए, तो पोल से हमारे ध्रुव के बीच में जो लैम्डा होती है ये कितनी होगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो आइए जरा हम इनसे संबंधित अब सवालों की बात कर लें कि भैया कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे हमारे लिए पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम अपने पहले फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन को करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, पृथ्वी की सतह से वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर मान का आधा रह जाता है। मैंने ऐसा कहा कि पृथ्वी तल से जैसे जैसे ऊपर जाना शुरू करते हैं, हमारे जो जी के मान में है वो कमी आना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ाएंगे जी के मान में कमी जो आती है उसका कारण क्या है, तो रेडियस बढ़ते चले जा रहा है। तो हमसे मांगा जा रहा है कि वो हाइट बता दीजिए जहां पर जी हाफ हो जाए, मतलब यहां इसको मैंने कंसीडर कर लिया कि भैया ये जो है h हाइट पर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर ये है, और यहां पर जो g का मान है वो ऐसा लिखता हूं, g डैश जो है ये हो चुका है हाफ ऑफ g के बराबर, यानी जो गुरुत्वीय त्वरण थी उसका आधा हो चुका है। इसकी चर्चा करनी है भैया, बतानी है मुझे। ये तो रेडियस आर हो गई, अब मुझे बतानी है हाइट कितनी होगी। तो इसके लिए बड़े ही आसानी से मैं लिखूं तो मैं कहता हूं ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। तो जी के मान में परिवर्तन की अगर चर्चा करते हैं ऊंचाई के साथ, तो कैसे लिखते हैं, जी डैश इज इक्वल्स टू जी, है ना। क्या होता है भाई, तो आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा। इसी फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं तो यहां पे कह रहे हैं कि जी डैश अपॉन जी विच इज इक्वल्स टू है भैया आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए जरा, मुझे जो क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है कि जी डैश अपॉन जी का मान कितना हो जाना चाहिए भैया, 1/2। ये देखिए, ये जी डैश इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ जी है, तो इस जी को नीचे ले आएंगे तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। ये कह रहे हैं ना कि भैया उसका मान जो रहे वो कितना हो जाए भाई, आधा रह जाए। तो जो नया वाला आया है पुराने वाले से कितना रहे, 1/2। तो जी डैश अपॉन जी इज 1/2। अब यहां पर ये जी डैश अपॉन जी की जगह 1/2 रख दूं, तो रख दीजिए, ये हो गया हमारा 1/2। अच्छा यहीं पे रख लेता हूं एक लाइन, ये 1/2। ये आर की वैल्यू, पृथ्वी की त्रिज्या की बात उन्होंने यहां पर क्वेश्चन में देखिए की है, 6.4 इंटू 10⁴। तो 6.4 इंटू 10⁶/4 नहीं, नीचे 6.4 इंटू 10⁶ प्लस एच का होल स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायरिंग को हटा दूं तो इधर साइड में अंडर रूट लग जाएगा। चलिए स्क्वायरिंग हटा देता हूं, अंडर रूट लग गया। फाइनली अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ का स्क्वायर अपॉन, नीचे साइड में ये जो दिख रहे हैं ये दोनों 6.4 इंटू 10⁶ प्लस एच का होल स्क्वायर। अब एक काम करिए, ये इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ऊपर हो जाएगा √1 मतलब 1, नीचे कितना आएगा भाई, तो 1.4, √2 की वैल्यू 1.4, तो ये नीचे लिख लेता हूं मैं, ये हो गया 1/1.4 इज इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁶ का स्क्वायर अपॉन में 6.4 इंटू 10⁶ प्लस एच का स्क्वायर। अब ये काम करिए दोनों तरफ से, अच्छा स्क्वायरिंग तो हटे ही गई ना, स्क्वायर तो हट चुका है भैया, क्योंकि है ना इधर रूट चला दिया तो स्क्वायर तो हट चुका। अब इसमें कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये मुझे मिल जाएगा 6.4 इंटू 10⁶
प्लस h विच इज इक्वल्स टू 1.4 टाइम्स ऑफ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। मतलब h इक्वल्स टू क्या मिल गया भैया, तो 1.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ये इधर जाकर के माइनस में आ जाएगा भैया कितना, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अगर मैं कहता हूं तो इन दोनों में से इसको कॉमन कर लेंगे, है ना, ये 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 को अगर आप कॉमन करते हैं तो यहां क्या बचा, 1.4 माइनस 1, तो 1.4 माइनस 1। फर्दर यहां ऊपर मैं सॉल्व कर लेता हूं तो ये मुझे h की वैल्यू जो मिली, h की वैल्यू जो मुझे मिली, ये नंबर है ना इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ये 1 में से 1.4 में से 1 को माइनस कर दीजिए 0.4, 0.4 कर दीजिए मल्टीप्लाई, चाचू के 16, एक 24 और एक 25, 25.6 इंटू 10 टू द पावर 6। ये हाइट मुझे मिल गया, ठीक है। और ये हाइट किस में मिला, तो मीटर में। इतना क्या हो गया, इतना मीटर, ठीक है। 25.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर ऊंचाई पे अगर हम चले जाते हैं तो यहां जाने पर मुझे जो मिलने वाला है वो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो सतह पे था उसका आधा हो जाएगा। मतलब गुरुत्वीय सतह पर अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर पृथ्वी के सतह पर, चूंकि आर की वैल्यू पृथ्वी के लिए रखी थी इसीलिए पृथ्वी की बात हो रही है, अगर यहां पर सतह पर 9.8 है तो ऊपर जाकर के ये 9.8 का आधा रह जाएगा, मतलब 9.8/2 बचेगा, ठीक है। चलिए, मतलब 4.9 बचेगा, है ना। 4.9 कहां पे बचेगा भैया, तो ये 25.6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स पे जब आप चले जाएंगे तो यहां पर बचेगा, ठीक है। चलिए, आपके दिमाग में एक और बात आ सकती है, तो ये वाली बात जो आपने इस फॉर्मूले से करा कि g डैश इक्वल्स टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो इसी को इस फॉर्मूले से क्यों नहीं किया। ये जो दूसरा फॉर्मूला था g डैश इक्वल्स टू जी, दूसरा फॉर्मूला था ना g डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर, ये भी तो एक फॉर्मूला था, इस पे रख करके क्यों नहीं किया, यही क्यों लिया। तो इसमें हमने कहा था ये फॉर्म तब एप्लीकेबल है जब हाइट बहुत बहुत छोटा है रेडियस से। मतलब ये तब एप्लीकेबल है जब मैंने ये कह दूं कि भैया जी के साथ में, है ना, जी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं दिखने वाला है क्योंकि ये रेडियस के आसपास ही रहने वाली है, कौन, हाइट। या फिर हाइट की इसकी बात करें तो ये बहुत छोटी है तो हाइट निग्लिजिबल है, रेडियस के बराबर ही मान ली मैंने। तो यहां पे तो ऐसा नहीं है ना, ये तो हम कह ही रहे ना कि भैया इतना ऊपर ले चलो कि ये हाइट कितनी, इतनी हाइट पे ले चलो कि जी का मान आधा रह जाए। तो जब जी का मान आधा रह जाए मतलब हाइट ज्यादा होने वाली, ये दिख रहा है 10 टू द पावर 6 है भाई, ठीक है। तो मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है कंपैरेटिवली, तो बड़ी वैल्यू है मतलब आप इसको ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते कि इसकी हाइट निग्लिजिबल है, इसीलिए ये वाला फॉर्म हम कभी भी यूज नहीं करेंगे इसमें, है ना, इसी फॉर्मूले के साथ में जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ता हूं मैं एंड हम वहां पर डिस्कस करते हैं जरा। क्वेश्चन सेकंड, यहां पर देखिए जरा, आपको यहां पे कुछ और बातें समझ में आएंगी। देखिए, 20 मीटर ऊंचे मीनार की चोटी पर 5 केजी द्रव्यमान तुला पर तौला जाता है। इसके पश्चात द्रव्यमान को 20 मीटर लंबे पतले तार से तुला के तराजू से लटकाया जाता है। ये जो तराजू होती है ना, वो जो पलड़ा होता है उसको हमने, है ना, 20 मीटर एक लंबे पतले तार से लटका दिया। तो कह रहे मिलीग्राम भार में परिवर्तन की गणना कीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर ले लीजिए। अब एक पॉइंट समझिएगा जरा, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि ये भार की परिवर्तन जो है वो मिलीग्राम में कह रहे हैं, तो मिलीग्राम का कन्वर्जन हम करेंगे, बट उसके पहले हम पहले सॉल्व तो कर लें, स्टैंडर्ड यूनिट में डेटा तो लिया। तो मैंने अभी जो पाया इसके लिए फॉर्म, चूंकि 20 मीटर ऊंचाई और हमारे पास में ये जो गिवन है त्रिज्या, मतलब आर, ये किसकी वैल्यू अभी है, h इक्वल्स टू 20 मीटर और आर की वैल्यू जो है वो है 6400 किलोमीटर। इसका मतलब कितना हो गया भाई, तो 64 पे 1 2 और 3 जीरो और, मतलब ये कंप्लीटली कितना, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर है। अब इतनी बड़ी डिस्टेंस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, इसके कंपैरिजन में अगर 20 मीटर को लेते हो आप, तो आप ऐसा कह सकते हो क्या कि भैया h इज मच मच ग्रेटर देन r। हाइट देखिए ना बहुत कम है ना, मैंने आपको बोला था ना कि बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं होगी, जैसे बिल्डिंग्स की जब हम बात करें 20 मीटर की बात करें तो बहुत ज्यादा ऊंचे चोटी पर नहीं है भाई,
तो हाइट कंपैरेटिवली अगर देखेंगे तो रेडियस की कंपैरिजन में बहुत छोटी है। तो या इसके लिए हम इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। क्या? तो मेरे पास फॉर्मूला था जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। अब चलिए हम जरा इसमें डिटेल्स रखते हैं। तो जब हमें इसमें डिटेल्स को रखेंगे तो हमें कहा गया है वेट बताइए। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस जी एच अपॉन में आर, और दोनों तरफ मैं एम का मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों एम का मल्टीप्लाई? चूंकि देखिए मेरे को वेट बतानी है, वेट इक्वल्स टू होता है एम जी। मैं दोनों तरफ में एम का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेट मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा? एम जी डैश इज इक्वल्स टू एम जी माइनस ये कितना हो जाएगा? तो एम जी एच अपॉन आर। अब एम जी को इधर साइड में लाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि मिलीग्राम में भार परिवर्तन की गणना कीजिए, चेंज बता दीजिए। तो चेंज कैसे बताएंगे? तो मैं कहता हूं नया वाला वेट ये है और इसको इधर लाइए, तो पुराना वाला वेट ये है इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एच अपॉन में आर। ठीक है, आगे बढ़ा लेते हैं कहानी। तो मैं कहता हूं इस नेगेटिव को कंपनसेट करवा दीजिए। तो मैंने कहा जो पुराना वाला भार था mg माइनस जो नया वाला भार निकला mg डैश, ये बराबर हो जाएगा किसके? mgh अपॉन आर के। क्या किया मैंने भैया? यहां से नेगेटिव साइन को कॉमन कर लूंगा तो ये mg पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। अब यहां पर उठाइए और वैल्यूज रखना शुरू कीजिए। तो कह रहे 5 किलोग्राम द्रव्यमान है ना। ये तो वेट में डिफरेंस निकालना ही है, यानी यहां पे कुछ नहीं कर रहा हूं, ये परिवर्तन मिल गया है ना। इसको W कह सकता हूं, डेल W, वेट में परिवर्तन। इधर साइड में बताइए M की वैल्यू 5 किलोग्राम गिवन है, रेडियस 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अच्छा रेडियस रखना ही नहीं था, G रखना है ना, G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें पता है भैया। अगर मैं इसी तरीके से H की बात करूं तो हाइट कितनी रखी हुई है, कितनी ऊंचाई पर ले जाकर के रखनी, तो हाइट इसकी दी हुई है 20 मीटर, और रेडियस की बात अब नीचे रख लीजिए 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। अब यहां पे हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो डेसिमल से तो डेसिमल गायब हो गया है ना, ये डेसिमल से ये डेसिमल तो उड़ा सकते हैं। अगर मैंने इसको कैंसिल कर दिया तो भैया ये 20 से पूरा ही कैंसिल करूं, अगर 2 से कर लीजिए, चलिए इसको 10 ले लेता हूं, तो ये कितना? 32 दूनी 64, ये 32 हो गया। इसके बाद बाकियों के भी कैलकुलेशन बनाने के बाद हमारा फाइनली जो रिजल्ट देखने को मिल जाएगा वो मिल जाएगा 31.22 ग्राम के बराबर। ये करीब करीब कितना हो जाएगा? 31.22 मिलीग्राम। ठीक है, क्या करना है आपको? यहां पे आपको इसके वेट को डिवाइड करके कैलकुलेट एंड उसको मिलीग्राम में चेंज करना है, ग्राम में नहीं लाना, किलो में नहीं लाना, क्योंकि ये जो आंसर मिलने वाला है वो किलो में। किलो को हमने उठा करके मिलीग्राम में कन्वर्ट किया। क्यों मिलीग्राम में? क्योंकि इन्होंने कहा था कि आप मिलीग्राम में भार को परिवर्तित करके दे दीजिए। तो चेंज इन वेट निकालना आपको समझ में आ गया। बाकी यहां से आप जैसे ही डिवाइड करेंगे आपको मिलीग्राम में आंसर मिल जाएगा। सिंपल है भाई। चलिए, चाहे तो भैया आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ने वाले अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न कह रहे पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर ऊपर G का मान क्या होगा यदि इसका मान पृथ्वी तल पे 9.8 है। तो पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर ले लीजिए और इसकी बात कीजिए। तो मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो पृथ्वी तल से 3200 किलोमीटर की ऊंचाई पर, मतलब H की वैल्यू है कितना भैया? 3200 किलोमीटर। मतलब अगर मैं कहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं? तो भैया ये है हमारा 3 जीरो और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 3 और 2 5, मतलब 3.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक है, G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पृथ्वी पर होती है, और रेडियस ऑफ द अर्थ को अब सीधे लिख रहा हूं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, क्योंकि यहां पर किलोमीटर में दिया तो मैंने मीटर में चेंज कर दिया। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इस हाइट पर G का मान क्या होगा। मतलब मेरे को इस जगह पे क्या निकालनी है भैया? तो G डैश निकालनी है। तो G डैश के लिए जो फॉर्म है G, ठीक है ना, कितना भाई? G डैश के लिए जो फॉर्म है G
r अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर 6 3200 किलोमीटर को निग्लिजिबल तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे 6400 किलोमीटर है, मतलब करीब करीब कितना, तो 6400 किलोमीटर जो रेडियस है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई है। ये अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो पृथ्वी की त्रिज्या की ये कैसी ऊंचाई है, आधी ऊंचाई। जितनी त्रिज्या है उस त्रिज्या के आधे ऊंचाई के बराबर अगर हम ऊपर बढ़ जाते हैं, मतलब केंद्र से 1.5 गुनी दूरी हो गई, तो हमसे कहा जा रहा है कि जी के मान में वेरिएशन बता दीजिए। तो करना कुछ नहीं है, उठा करके सभी वैल्यूज को रख दीजिए एंड डिवाइड कीजिए, आंसर आपके पास है। जी की वैल्यू आपको दिख रही है भैया 9.8, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन आर प्लस एच। आर की वैल्यू अगेन सेम ही रखनी है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 3.2 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। तो ये 9.8 को तो ऐसे ही छोड़िए, यहां पर इनकी बात कर लेता हूं मैं, तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन, इनको अगर ऐड करेंगे तो 32 दूना 64, तिया 3 बार में चला गया, मतलब 4 और 2 ऐसा कर लीजिए, 4 और 2 6 और 6 और 3 9, 96। ठीक है, चलेगा भाई। 10 टू द पावर कितना 6 का स्क्वायर। अब 10 टू द पावर 6 से 10 टू द पावर 6 तो कंपनसेट हो गया, और अगर इसको 32 से कंपेयर करेंगे तो 32 दुना के 64 और 32 तिया 96, मतलब 2/3, मतलब ये कितना आ गया, ये 8 और 16 17 हो गया, ये तो कटने वाला नहीं है, तो ठीक है 9.8 इंटू 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर, ये हो गई जी डैश की वैल्यू। मतलब फाइनली अगर जी डैश की वैल्यू की बात करें तो ये है 4.35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया, 4.35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी पृथ्वी की ये यहां से यहां तक जो रेडियस थी, इससे आधा हाइट, मतलब यहां तक पहुंच गए थे। ये अल्टीमेटली देखेंगे तो ये r/2 है, ये जो h है ये r/2 के बराबर है। ये यहां तक में मुझे निकालनी थी g का मान, और ये हमारे पास आ गया 4.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाया जाए, है ना। यहां तक में कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे कह रहे हैं पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर एक वस्तु का, मतलब ऊंचाई के साथ में देखिए हमने क्वेश्चंस कर लिए, अब जरा गहराई वाले क्वेश्चंस को भी करते हैं। हम जरा देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पर एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर भार का आधा हो जाएगा। मतलब जो पृथ्वी पर भार है, सतह पर जो भार है, यहां पे जो भार है, कितनी गहराई पे इसको लेकर के आ जाऊं कि जो यहां पर वेट है, यहां पर आकर के वेट आधा रह जाए। मतलब एक बात देखिए, W इक्वल्स टू होता है mg। mg में m के मान में तो कोई वेरिएशन होगा नहीं, आपको भी पता है। द्रव्यमान थोड़ी बदलता है भाई, बदलेगा क्या, तो ये बदला, ये होने का कारण है कि mg/2। मतलब ऐसा कह सकता हूं कि किस हाइट पर आकर के गुरुत्वीय त्वरण आधी रह जाए। ये अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं, किस हाइट पर, किस डेप्थ पे, बेसिकली किस गहराई में आकर के जी का मान जो रहने वाला है वो आधा हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या गिवन है, तो फॉर्मूला हमारे पास में है ही, सीधे सीधे अप्लाई करते हैं एंड देखते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो इसके लिए फॉर्मूला है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - h अपॉन में r। ठीक है, और हमें इन दोनों के लिए जो रिलेशनशिप देखने को मिला वो क्या मिला भाई, तो मैं कहता हूं mg डैश जो बराबर होगा वो होगा mg/2 के। मतलब अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या है, g डैश अपॉन g जो है वो किसके बराबर है, 1/2 के। ये जैसा पहला वाला सवाल था, है ना, ऊंचाई के साथ में, वही वाला सवाल है अल्टीमेट। बस वेट की बात कर ली है और वहां पर सिर्फ और सिर्फ, है ना, जी की बात करी थी। तो अल्टीमेटली मास दोनों का तो सेम ही रहने वाला, तो जी की ही बात हो रही है। कहने का तरीका, कहने का लहजा बस अलग हो गया, बाकी की कहानी तो वैसे ही दिखेगी। ठीक है, यहां तक में कोई समस्या नहीं। तो इस जी को नीचे भेजिए, जी डैश अपॉन में जी इज इक्वल टू 1 - h आपको कैलकुलेट करना है। अल्टीमेटली ये h डेप्थ के रूप में देखी जाती है कि ये आप यहां से यहां तक में कितनी डेप्थ चल करके आए, इस h की कैलकुलेशन है। r की बात कीजिए अब, तो r तो है मेरे पास में 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6।
अब जी डैश अपॉन जी की वैल्यू है भैया 1/2, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू, इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना बन गया, एक काम करता हूं, इसको ऐसे सॉल्व करने के बजाय इस वन को इधर भेज दिया जाए, -1 माइनस एच अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6। अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 में से आधा जाएगा -1/2, -1/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एच अपॉन 6.4 इंटू 10⁻6। हो गई कहानी खत्म, यही कहीं सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस खत्म हुआ, h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, तो h इक्वल्स ट्वाइस ऑफ h, ये 2 नीचे गया, मतलब ये 6.4 इंटू 10⁻6 अपॉन में 2 से काट दीजिए 3.2, मतलब ये जो हाइट है वो 3.2 इंटू 10⁻6 मीटर। अब चूंकि इन्होंने किलोमीटर में दिया था तो किलोमीटर में भी लिख लो भाई, क्या जाता है 3200 किलोमीटर, ठीक है। कितनी हाइट या कितनी डेप्थ बेसिकली, तो यहां पे कह रहे हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या, सॉरी सतह से 3200 किलोमीटर की गहराई पर G बिकम्स G/2। जो नया G है, G डैश कह लीजिए, वो ओरिजिनल G का आधा रह जाएगा, यानी 9.8 का आधा रह गया, यानी ये हो गया हमारा 4.9, ठीक है। चलिए, आसान सा लग रहा है, बहुत ही आसान रहता है भैया, सीधे कंपेयर करते हैं और आंसर करते हैं। और ये जो चैप्टर है आपका ग्रेविटेशन वाला, इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन हम कभी भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आते, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ के आता। अगर हम ये छोड़ रहे हैं मतलब हम कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं भाई, क्योंकि देखिए जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो एवरेज क्वेश्चन होते हैं, जो मॉडरेटेड क्वेश्चन है, वो तो सभी करते हैं ना। टॉपर्स बनने की कहानी तो तब आएगी जब ये मॉडरेटेड, सिंपल, इजी, ये सारे क्वेश्चंस करते हुए वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में मुश्किल से 5 या 10% के क्वेश्चंस होते हैं, जो टफ माने जाते हैं, जो टफेस्ट कहे जाते, होते नहीं है, सिर्फ कहे जाते हैं। अगर उनको भी हमने अटेम्प्ट कर लिया तो भैया हो गया टॉपर, क्योंकि अगर 90 क्वेश्चंस नॉर्मल है तो वो 90 क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करेंगे, बचे हुए 10 क्वेश्चन में जो ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएगा वही है टॉपर। तो भैया ये वो 90 क्वेश्चन के पार्ट हैं, ये सिंपल वाले क्वेश्चन, ये कोई छोड़ के नहीं आता, ये छोड़ दिया तो पिक्चर खराब हो गई, क्योंकि 90 तो सबने सॉल्व किया था, हमने 90 में से भी 4 नहीं किए सिंपल वाले, तो हम तो वैसे ही 86 पे हैं। अब टफ वाले 4 क्वेश्चन करके भी तो 90 पे ही पहुंचेंगे ना भाई। रिजल्ट विल डिसाइडेड 90+, तो 90+ के लिए चाहिए मुझे, तो भैया 90 क्वेश्चन जो सिंपल वाले हैं, एवरेज वाले हैं, मॉडरेटेड हैं, इन सबको तो करना ही है, साथ ही साथ जो एडिशनल हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस है, वो जरूर अटेम्प्ट करने। तो ये सिंपल वाले की बात चल रही है। क्यों सिंपल वाले की बात चल रही है? क्योंकि ये चैप्टर ही आसान है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे देखिए कुछ कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/20वीं ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी की सतह से इतनी ही गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा? ऊंचाई पर गिवन है, ठीक है, गहराई में पूछ रहे हैं कि कितना मान हो जाएगा। तो एक काम करिए, ऊंचाई और गहराई के लिए, दोनों के लिए हम कर लेते हैं उठा करके नंबर्स को कंपेयर, और जैसे ही हम दोनों को कंपेयर करेंगे हमें हमारा फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो गिवन क्या है इसकी पहले चर्चा कर लीजिए। जो यहां पर गिवन वैल्यू है इसकी चर्चा सबसे पहले कर लें। तो यहां पर गिवन है कि भैया h इक्वल्स टू R/20 पर, ये गिवन है ना। पृथ्वी सतह से उसकी त्रिज्या के 1/20वीं ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मतलब h जब R/20 है तो यहां पर गुरुत्वीय त्वरण 9 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं कि h/r, इसकी वैल्यू कितनी है भैया? तो 1/20। और यहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितनी है? यहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितनी है भाई? तो गुरुत्वीय त्वरण यहां पर गिवन है कि भैया ये हो चुकी है 9, सिर्फ 9 है ना। 9.8 नॉर्मली रहता है, लेकिन यहां पर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम एक हाइट पर है। अब कह रहे हैं इतने ही डेप्थ पे, है ना, क्या चेंजेस आएंगे? तो मैं कहता हूं कि r हाइट के साथ में, तो r अगर मैं हाइट के साथ में लिखता हूं, या g भाई, g अगर हाइट के साथ में लिखता हूं तो क्या होता है फॉर्मूला? g 1 - h/r
आर, ठीक है, 1 प्लस एच अपॉन आर, ठीक है, नहीं यार, माइनस 2h अपॉन आर, और डेप्थ के साथ में इसी की बात करूंगा तो जी 1 माइनस एच अपॉन, ये ठीक है ना, हाइट के साथ में 1 माइनस 2h अपॉन आर और डेप्थ के साथ में जी 1 माइनस एच अपॉन में आर। अब इन दोनों को उठा के करते हैं हम कंपेयर। तो सिंपली भाई इसको एक इक्वेशन ले लीजिए फर्स्ट, इसको सेकंड कह देता हूं, है ना। मैं कहता हूं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, इससे क्या करें, भाग देने पर। कंपैरिजन करने का मतलब तो यही होता है भैया, तो सीधे सीधे उठा करके लिख दिया है जी एच अपॉन जी डी, जी एच अपॉन जी डी। अब इसको अगर लिखूं मैं तो ये कितना है 1 माइनस 2h अपॉन में आर अपॉन 1 माइनस एच अपॉन में आर। अब आपसे मैं पूछूं तो भैया आप देखिए ना, जी एच अपॉन में जी डी विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू एच अपॉन आर, सिर्फ एच अपॉन आर की इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया 1 अपॉन 20, तो 1 अपॉन 20 अपॉन 1 माइनस एच अपॉन आर मतलब 1 अपॉन 20, ये फाइनली 1 माइनस ये 2 से तो 10 हो गया, है ना, 1 अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 20। अब कितना तो सिंपल सा है भैया, 10 में से 1 9 बटा में 10 और 20 में से 1 19 बटा में 20, 9 बटा में 10, ठीक है, 20 बटा में 19, 2 बार में खत्म, 18 बटा में 19, ये हो गई जी एच अपॉन जी डी। तो हमसे ये मांगा गया था कि गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ठीक है ना, पृथ्वी सतह से इतनी ही गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो डेप्थ में अगर मुझे निकालना है तो जी डी, है ना, 19 जी एच अपॉन में 18, 19 अपॉन 18 टाइम्स ऑफ जी एच, बस खत्म। हाइट पे जितनी है, हाइट पे कितनी है तो 9 है, तो इसको रख लीजिए 19 इंटू 9 अपॉन 18, 9 दूनी 18, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो 9 दूनी 18, 9 बार में तो ले ही चले, है ना, 1 बचा 10 मतलब 9.5, यानी आंसर विल बी जी डी का जो मान होगा 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब एक पॉइंट इससे समझ में आता है कि हाइट में जैसे जैसे मैं बढ़ाना शुरू करता हूं तो जी के मान में जो वेरिएशन आता है डेप्थ के साथ में उसी तरीके से जी का वेरिएशन नहीं आता। मतलब यही पॉइंट हुई ना कि हमारे पास में, इधर आ जाता हूं मैं, हमारे पास में हमारी पृथ्वी से ये रहा, इस पॉइंट से सतह से मैंने एक सर्टेन हाइट एच हाइट, छोटी सी हाइट लेता हूं, ये रही मेरी एच हाइट ऊपर उठाया तो यहां पर मेरे पास यहां पर एक्चुअली जी का मान जो मुझे मिला वो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर एकदम एग्जैक्टली सेम डेप्थ में नीचे उतर गए, इतना ही, ये यहां से अगर करूं तो ये भी एच है, उतना ही डेप्थ में उतरे, तो इस पॉइंट पे बढ़ने के बाद में जी का जो मान है वो आया 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हाइट के साथ में जिस दर से कम हो रही है जी की वैल्यू, उसी रेट से डेप्थ में आने पे कम नहीं होती, डेप्थ में धीरे धीरे कम होती है, हाइट में तेजी से कम हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर वो जो हम लोगों ने है ना कंसेप्ट वीडियोस में देखे हैं, समझे हैं, उस चीज का एक प्रूफ भी आ गया। हालांकि वहां पर भी हम लोगों ने प्रूफ किया है, बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी ये चीजें हमको एक सेटिस्फिकेशन देती है कि हाँ भैया जो हमने सॉल्व किया वो सही किया है, ठीक है। आइए चलिए, तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, ठीक है। हाइट पर हमने क्वेश्चंस कर लिए, हमने डेप्थ पर क्वेश्चंस कर लिए। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं रोटेशन के ऊपर काम करते हैं, है ना। हम अक्ष से ध्रुव की तरफ में चलते हैं, उसमें कुछ वेरिएशन होता है क्या, उन क्वेश्चंस की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी की कोणीय चाल क्या होनी चाहिए ताकि भूमध्य रेखा पर स्थित भारहीन प्रतीत हो। जी को 10 लेने की हमें आजादी दे दी गई है और ये 6400 किलोमीटर तो लेना ही है। मतलब कोणीय चाल की बात कर रहे हैं, ओमेगा की बात कर रहे हैं, कोणीय चाल की बात कर रहे हैं। कहां पे भाई, तो कह रहे भूमध्य रेखा पर स्थित भारहीन प्रतीत हो। अब देखिए, भारहीन होने के लिए
जो W डैश है वो mg डैश होगा। अब m चूंकि द्रव्यमान तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चूंकि द्रव्यमान कभी जीरो नहीं होगा, चूंकि द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, अतः पॉइंट क्लियर हो गया कि जी डैश का मान ही कितना होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। यानी अगर इसको जीरो होना है, ये विच इज इक्वल्स टू जीरो होना है, तो ये जी डैश के मान से जीरो होगा, मास नहीं। मास खत्म हो गया तो ऑब्जेक्ट लाई ही नहीं कर रहा, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। ठीक है, चलिए तो अब यहां से हम शुरुआत कर लेते हैं कि कोणीय चाल क्या होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला भाई? तो हम लोगों ने देखा कि जी, ठीक है, बराबर होता है बेसिकली जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब चूंकि ये क्या कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा पर स्थित भारहीन प्रतीत हो, ठीक है, तो यहां पर भूमध्य रेखा पर स्थित है, अगर भूमध्य रेखा पर अगर हम स्थित हैं, भूमध्य रेखा पर स्थित होने का मतलब मैं इसी पर स्थित हूं, इसी पर अगर यहीं पर स्थित हूं तो मेरे को इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का कोण दिख रहा है? तो 0 डिग्री का कोण दिख रहा है। अगर मैं इसी लाइन पर स्थित हूं और इसी लाइन पर मेरे को एंगल देखनी है तो कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री। तो भूमध्य रेखा पर स्थित है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और ये पॉइंट भी cos लैम्डा इज इक्वल्स टू cos 0 डिग्री, जिसका मान कितना होता है? 1। तो ये पूरा जो फैक्टर है g डैश इक्वल्स टू g माइनस ये ओमेगा स्क्वायर आर कॉस की बात जो कर रहे हैं, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और कॉस स्क्वायर अल्फा इसकी जो वैल्यू है ये तो 1 होगी। अब हमसे कह रहे हैं कि भैया भारहीन प्रतीत होना है। भारहीन हो रहा है मतलब क्या? चूंकि जी डैश की वैल्यू 0, तो इस जी डैश की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो 0 बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर इसको ऐसा लिख लो जी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये ध्यान रखेंगे ये वेट है, ठीक है ना, और ये ओमेगा है, ठीक है, और गोल बना दो, ये कोणीय वेग है, ठीक है, और वो भार है। तो G इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, मेरे को ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू G अपॉन में R। अगर ओमेगा की मैं बात करता हूं तो ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ G अपॉन में R, विच इज इक्वल्स टू, G की वैल्यू इन्होंने कही है कितना लेना भैया? 10, और R की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6400, ठीक है। तो मैं यहां पर ले लेता हूं 6400, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 640। हो गई बात यहीं कहीं पे खत्म। कितनी मिल जाएगी भैया इसकी फाइनल रिजल्टेंट? तो ये मिलेगा मुझे 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3। एक और काम करता हूं, मैं इसको मीटर में ही रख लेता हूं, तो मैं इसमें 6.4 कर देता हूं। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5, तो ये मुझे मिल जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3। क्या होगा भैया? तो ये होगा रेडियन प्रति सेकंड। क्या होने वाला है? ये रेडियन प्रति सेकंड। तो ये हमें फाइनली मिल गया ओमेगा, ठीक है। चलिए, तो चाहें तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ने वाले हैं अपने अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखते हैं हम जरा अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर कोणीय चाल और वर्तमान चाल को कितनी गुनी कर दी जाए कि भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति आ जाए। तो फटाफट से चलते हैं, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम तो यह है कि ओमेगा रख लेते हैं, है ना। कोणीय चाल वर्तमान चाल की कितनी गुनी, तो मतलब पहले तो ओमेगा यानी कोणीय चाल की बात कर ही ली जाए, तो कोणीय चाल होती कितनी है? तो कोणीय चाल हमें पता है ओमेगा जो होती है ना, ये कितना भाई? तो 2 पाई अपॉन में टी। 2 पाई मतलब कोणीय विस्थापन बेटा में समय। अब 2 पाई अपॉन टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके लिए? पृथ्वी के लिए। पृथ्वी की बात हो रही है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 इंटू 3.14 रख लेता हूं, और टाइम कितना होगा? तो ये 24 घंटे में एक बार रोटेट हो जाती है, 24 गुणे 60 गुणे 60, ठीक है ना।
अब क्या करना, तो सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना मिल जाएगा भैया, तो इसकी जो वैल्यू मुझे मिल जाने वाली है सीधे सिंपली वो है इसकी वैल्यू 2 से इसको कैंसिल कर लिया 12, और 12 से इसको अगर हम कैंसिल करने की तरफ अगर बढ़ते हैं, है ना, तो भाई इसके लिए तो नीचे 100 तो रख ही दीजिए, इसके लिए क्या करूं 100 तो रख ही दूं, है ना। 12 से अगर कैलकुलेट करता हूं तो 12 दूनी के 24, 24 मतलब 6-7 बच गया, फिर बरछक 72, 2 बचेगा, ठीक है, 2 20 मतलब 12 कम 12 यानी 26.1, यानी ये हो गया हमारा 26.1 अपॉन में 3600 गुणे 100। फाइनली यहां पे अगर ओमेगा की मैं बात करूं, ठीक है, तो ये मिल जाएगा मुझे 7.26 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन प्रति सेकेंड। और एक पॉइंट अभी जस्ट जो हमने कैलकुलेट किया पिछले क्वेश्चन में, उसको रेफरेंस मान लेता हूं। मैं कहता हूं भारहीनता की स्थिति में, अभी हम लोगों ने निकाला इसको, भारहीनता की स्थिति में ओमेगा डैश कितना निकाला भाई, तो ये निकाला अभी हम लोगों ने 1.25 इंटू 10⁻3, ठीक है, 10⁻³ निकाला रेडियन प्रति सेकेंड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करूं, ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश, ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा, ठीक है ना, भारहीनता की स्थिति में और ओमेगा, तो ये कितना है भाई, ये है 1.25 इंटू 10⁻³ अपॉन 7.26 इंटू 10⁻⁵। ये कैंसिल करने के बाद में मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 17। अब अगर मैं देखूं तो ओमेगा डैश कितना हो गया, तो 17 टाइम्स ऑफ हो गया ओमेगा। मतलब क्या कह रहे भाई कि पृथ्वी की कोणीय चाल वर्तमान चाल से कितनी गुनी कर दी जाए कि भूमध्य रेखा पर भारहीनता की स्थिति आ जाए। अब अगर आपने ओमेगा डैश को, मतलब कोणीय वेग को, अभी जितने की कोणीय वेग से पृथ्वी घूम रही है उसका 17 गुना अगर आपने कर दिया, तो भूमध्य रेखा पर कोई वेट ही महसूस नहीं होगा, वेटलेसनेस हो जाएगा, सब कुछ की वेट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए कितने गुना कर दो, तो 17 गुना कर दूंगा, किसके भाई, तो जो अभी कोणीय वेग है, मतलब नया कोणीय वेग, नया जो कोणीय वेग आएगा वो हो जाए कितना भाई, 17 गुना पुराने कोणीय वेग के, पुराने कोणीय वेग के। हो गई पिक्चर खत्म, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इस डेटा में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके लिए थोड़ा सा पीछे करेंगे आप वीडियो तो आपको मिल जाएगा। ये अभी जस्ट कैलकुलेट किया, पिछला वाला क्वेश्चन ही यही था, ठीक है। चलिए ओवर टू क्वेश्चन नंबर 8। यहां पे कह रहे हैं कि पृथ्वी के, है ना, पृथ्वी किस वेग से घूमे कि भूमध्य रेखा पर खड़े किसी व्यक्ति का भार वर्तमान भाग का 3/5 हो जाए। अभी तो कह रहे थे कि 0 हो जाए, तो 0 हो जाए तो हमने निकाला। अब हमको कह रहे हैं कि 0 नहीं करना, 3/5 हो जाए उसकी, मतलब जो अभी वेट है वो वहां जाकर के कितना हो जाए, 3/5 हो जाए। सूत्र तो ऑब्वियसली हम इसी को यूज करेंगे। तो कहने किस वेग से घूमे, ठीक, तो एक काम कहता हूं मैं कहता हूं मेरे को ओमेगा डैश भार जो है, वेट, ठीक है, वर्तमान भार का मतलब वेट का डैश, वर्तमान भार का मतलब कितना भाई, तो 3/5 हो जाए अभी के वेट का। ध्यान रखेंगे ये भार है, तो भैया वेट जो नया वाला बनेगा मतलब वो क्या होगा, mg डैश, ये 3/5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा भैया, तो mg। अगर मैं इसको कहता हूं तो ये है g डैश अपॉन g इज इक्वल्स टू 3/5। ये वैल्यू हमें गिवन है, क्या, g डैश अपॉन g की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि भैया आप अब बताइए इसके लिए कैलकुलेशंस कि किस, है ना, किस वेग से घूमे, यानी ओमेगा की वैल्यू बताइए कि भूमध्य रेखा पर, मतलब यहां पर अगर कहूं भूमध्य रेखा पर, भूमध्य
और रेखा पर लैम्डा की जो वैल्यू है ये 0 डिग्री होगी, मतलब यहां पर मिलेगा cos 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी। मतलब यहां से जो मुझे मिलेगा g डैश वो हो गया g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos 0 डिग्री, मतलब g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं कहता हूं यहां पर कि मेरे को वेट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा भाई, इसको अगर मैं रखूं तो ये हो जाएगा मेरा आर ओमेगा स्क्वायर एम जी, दोनों तरफ मैं मासेस ले लेता हूं तो एम जी इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। भाई वेट की बात चल रही थी, तो यहां पर मुझे मिलेगा जो नया वाला जो वेट मिला वो एम जी डैश था, और एम जी डैश की अगर मैं बात करूं तो 3/5 टाइम्स में, तो ये हो गया 3/5 टाइम्स ऑफ एम जी। ये जो एम जी है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ला दूंगा तो ये माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा 2/5 एम जी। ठीक है, किसका, नेगेटिव का, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एम आर ओमेगा स्क्वायर। नेगेटिव से नेगेटिव खत्म, एम से एम को भी उड़ा दीजिए। ठीक है, एम से एम को भी उड़ाइए, तो यहां से आपको क्या देखने को मिल गया भाई, तो अब मुझे यहां से देखने को मिल रहा है एम से एम खत्म, नेगेटिव से नेगेटिव खत्म, तो ये हो गया आर ओमेगा स्क्वायर। ये आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 टाइम्स ऑफ जी। अब मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर, तो 2/5 टाइम्स ऑफ जी अपॉन आर। अगर मुझे सिर्फ ओमेगा चाहिए तो √2g/5r। अब भैया उठा करके इनकी वैल्यू रखिए, तो कितना है 2 टाइम्स ऑफ जी की वैल्यू, 9.8 गिवन तो है नहीं तो रख लिया। आर की वैल्यू कितनी, तो 6.4 इंटू 10⁶। अब क्या करना है मुझे इसको कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा 7.82 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन प्रति सेकेंड। कितना आ गया, रेडियन प्रति सेकेंड। ये मिल गई मेरे को ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से पिक्चर क्लियर होती है कि भाई हमारे पास में जो डेटा गिवन थी उसमें क्या कह रहे थे भाई, यही कह रहे थे ना कि जब वो जहां खड़ा है, कहां, भूमध्य रेखा पर ही खड़ा है, तो भूमध्य रेखा पर खड़ा होने पर उसका वेट अब 0 नहीं चाहिए, उसका वेट है ना पहले के वेट के 3/5 टाइम्स हो जाए। तो नए वेट को हमने रखा ना 3/5 टाइम्स। ठीक है, ये एम जी डैश का मतलब क्या है, डब्ल्यू डैश है ना, ये जो है। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th प्रश्न में कह रहे हैं कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु भूमध्य रेखा से ध्रुव तक ले जाई जाती, इसके भार में परिवर्तन की गणना कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6.38 इंटू 10⁶, हालांकि 6.4 लेकर के चलते हैं लेकिन थोड़ी सी वैल्यू और प्रिसाइज दी गई है, मीटर, तथा ध्रुवीय अक्ष से परिक्रमण काल 24 घंटा। तो एक काम करते हैं, इसके लिए मेरे पास में गिवन क्या क्या है भाई, तो मेरे पास में 10 किलोग्राम द्रव्यमान मेरे पास में गिवन है, यानी मेरे पास मास है 10 kg। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ले जाई जा रही है, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ऐसा। ये यहां पर है पहले द्रव्यमान, और यहां से इसको यहां ले जाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए, इक्वेटोरियल पोजीशन से पोल्स पे ले जा रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या मतलब रेडियस मेरे पास में गिवन है 6.38 इंटू 10⁶। पृथ्वी का परिक्रमण काल मतलब टाइम पीरियड गिवन है 24 घंटा, तो इसको स्टैंडर्डली कन्वर्ट कर लेते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। अब करने में आसान लगेगा, तो मैं सबसे पहले निकालता हूं कहां पर भाई, तो मैं निकालता हूं पोल पे, मैं निकालता हूं पोल पे। जरा देखिए, गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पर, तो हमें पता है जी डैश पी पर, तो जीपी लिख ले, तो जीपी इज इक्वल्स टू जी माइनस आर स्क्वायर
सॉरी, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब चूंकि देखिए मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 90 डिग्री। पोल पे जा रहे हैं, पोल पे यहां से तो 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया 0, अर्थात यहां से मुझे क्या मिल गया GP इज इक्वल्स टू G, क्योंकि ये बाकी के ये पूरे टर्म्स जो आपको दिख रहे हैं, ये जो बाकी के पूरे टर्म्स दिख रहे हैं, ये पूरे टर्म्स कैसे हो गए 0 हो गए, क्योंकि cos 0 तो ये पूरे टर्म 0। अब अगर ये 0 हो चुका है तो अब जरा हम इक्वेटर्स पे बात कर लेते हैं, तो मैं कहता हूं GE ये कितना होगा भाई, तो ये भी तो यही फॉर्मूला होता है G ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, तो G ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अब इक्वेटर पर है तो यहां पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहां तो पिक्चर बन गई, क्या बन गई भाई, तो GE इज इक्वल्स टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। आप चाहे तो एक और काम कर सकते हैं, वो काम सिंपली ये है कि मुझे जब ये पता, ये देखिए ये जो G है ये GP के बराबर है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या कि GE बराबर GP माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, मैं यहां पे लिख भी देता हूं समीकरण 1 से क्या हो गया भाई, तो G को GP से रिप्लेस कर दिया, G को किससे रिप्लेस कर दिया हमने GP से। अब आकर के हम लोगों को चाहिए कैलकुलेशन, तो अब लेकर के चलते हैं, हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की बात करी थी, है ना, क्या करें भार में परिवर्तन की गणना कीजिए, तो भार में परिवर्तन की चलिए गणना करते हैं। मैं कहता हूं कि GE माइनस GP विच इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, अगर नेगेटिव को कंपनसेट करूं तो GP माइनस GE विच इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहां पर m की मल्टीप्लीकेशन दोनों तरफ कर दूं तो ये हो जाएगा mgp माइनस mge इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर। m का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है चूंकि वेट जो होता है वो होता है mg, तो हमने m का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। अब मेरे को निकालना है वो इन दोनों में भार की डिफरेंस, तो इधर तो कुछ नहीं करूं, राइट हैंड साइड में ही जो करना है, तो मेरे पास जो जो वैल्यूज है उन सबको रखवा दीजिए। क्या क्या वैल्यूज है, m हमारे पास में गिवन है 10, m हमारे पास में कितना गिवन है, ये है 10। ओमेगा स्क्वायर की बात करूं, ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा स्क्वायर की हमें क्या करनी है भैया, यहां पर कैलकुलेशन में मेरे को ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ेगी और उसके साथ में मेरे को आर की भी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ओमेगा स्क्वायर के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ओमेगा स्क्वायर के लिए एक लाइन पीछे चलता हूं, m ओमेगा को मैं रखता हूं 2 पाई अपॉन में t का स्क्वायर इंटू आर, अभी ठीक है मामला, है ना, क्योंकि उसकी वैल्यू दी नहीं थी। अब रखता हूं मैं जरा, अब हो जाएगा मेरा पूरा मामला सेट। ये तो 10 हो गया, 2 पाई मतलब 2 इंटू 3.14 अपॉन टाइम की अगर बात करें तो 24 घंटे में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड का स्क्वायर, और यहां पर 6.38 इंटू 6.38 इंटू 10 टू दी पावर 6, मतलब फाइनली इनमें डिफरेंसेस जो देखने को मिलेगी वो हो गई हमारी 0.337, ठीक है, न्यूटन। वेट है तो क्या देखने को मिलेगी भाई, इतना न्यूटन। इसको डेल डब्ल्यू भी लिखूंगा तो चलेगा ना, ये अल्टीमेटली मैं लिख रहा हूं इसको mgp माइनस mge, पोल्स पे जो मास, जो पोल पे जो वेट है और इक्वेटर पे जो वेट है, इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो 0.337 न्यूटन का डिफरेंस है। डेल डब्ल्यू का मतलब होता है लिटिल बिट चेंज, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन, तो सिर्फ और सिर्फ इतने न्यूटन का परिवर्तन होगा जब हम चलेंगे कहां से, इक्वेटर से पोल की तरफ। तो और हमें पता भी है भाई कि इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है और पोल्स पे कम है। यहां पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा करी है कि ये आर ई जो है ये ज्यादा है हमारे आरपी से। जब आर ई ज्यादा होगा आरपी से तो एक बात समझिए कि भैया जी जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के,
मतलब आर ई ज्यादा है आरपी से तो जीई कम हो जाएगा जीपी से। मतलब पोल पे ज्यादा और इक्वेटर पे कम। अगर दोनों में मास की बात करें तो एम जीई लेस देन होगा हमेशा एम जीपी से। मतलब यहां पर अगर देखें तो वेट ऑन इक्वेटर हमेशा कम होगा वेट ऑन पोल से। सेम द्रव्यमान का जो वेट है वो पोल पे ज्यादा होगा इक्वेटर पे कम होगा। ठीक है, ध्रुवों पे क्या होगा, ज्यादा होगा और हमारे अक्षों पर कम होगा। तो ध्रुवों पर कितना ज्यादा होगा, तो पोल पर इक्वेटर से 0.337 न्यूटन ज्यादा है। कौन, जब 10 केजी के ऑब्जेक्ट को लेकर के गए हैं और त्रिज्या ये रही है तब। हमें यह बात भी पता है कि अगर परिक्रमण काल बदल जाए, वो 24 घंटे की जगह परिक्रमण काल चेंज हो जाए, तो ये वेट में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, जी के मान में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। यानी जी के मान में एक फैक्टर ये भी है कि वो अपने घूर्णी अक्ष पर कितनी तेजी से घूम रही है। ठीक है, तो यहां पर यह सवाल भी हमारा होता है सॉल्व, और कुछ इस प्रकार से हमारे पास में जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस की हमने चर्चा कर लिए, सीख लिया है, देख लिया है। तो क्या करना भाई, कुछ विशेष नहीं, सिंपली इतना कि बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड है एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। एंड ये सारे ही कोर्स कंटेंट हम लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये पूरा ही कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं एनसीईआरटी बेस्ट। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, किसी भी लैंग्वेज से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके साथ है। सिंपली और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को फॉलो करके आप चेकआउट कर सकते हैं बुक्स एंड ई बुक्स, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है। एंड अभी तो वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी। कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई नई अनाउंसमेंट होती है, वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और इसे दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ में, कुछ और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।